अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, जुम्मा मुबारक। जागो लाहौर में खुश आमदीद कहते हैं जनाब एक हस्ती मुस्कराती खूबसूरत सी सुबह के साथ में हूँ आपकी होस्ट मुनीब आसिफ। नया दिन है, नई सुबह का आगाज़ कर चुके हैं इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और खुशहाल ज़िंदगी गुजारने की कोशिश में भी ज़िंदगी में आगे बढ़ते ही जा रहे होंगे। और तमाम अहले इस्लाम को जनाब जागो लाहौर की जानिब से आज का जो अजीम दिन है बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मे के दिन की मुनासबत से ना हदीस मुबारक एक शेयर करती चलूँ आप लोगों के साथ। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हज़रत हसन और हज़रत हुसैन की मोहब्बत के हवाले से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कदर अपने नवासों से मोहब्बत करते थे। सीना मुबारक पर उन्हें बिठाते थे, कंधों पर चढ़ाते थे और मुसलमानों को ताकीद फरमाते थे कि उनसे मोहब्बत रखो। लेकिन छोटे नवासे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के साथ आपकी मोहब्बत का कुछ ख़ास ही इम्तियाज़ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज में सजदे की हालत में होते थे कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा पुश्त मुबारक पर उनके आ बैठते थे। यहाँ तक कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ख़ुद से बखुशी पुश्त पर से उतर गए तो आपने सर सजदे से उठा लिया। हज़रत उम्मे सलमा से रवायत है कि एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोने के लिए बिस्तर पर लेट गए तो आप मुस्तरब होकर बेदार हो गए। उसके बाद फिर लेट गए बिस्तर पर और फिर पहले से ज़्यादा मुस्तरब होने की सूरत में फिर बेदार हो गए और फिर लेट गए और फिर बेदार हो गए। हालांकि आपके हाथ में सुर्ख मिट्टी थी जिसको आप बार बार चूम रहे थे। तो वो कहती हैं कि मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह ये कैसी मिट्टी है। तो उन्होंने कहा कि मुझे जिब्राइल ने ये ख़बर दी है कि हुसैन को इराक़ की सरज़मीन पर कत्ल कर दिया जाएगा। तो मैंने जिब्राइल से अर्ज़ किया कि मुझे उस सरज़मीन की मिट्टी दिखाओ जिस पर हुसैन कत्ल किया जाएगा या उसी जगह की मिट्टी है। तो उससे ये वाज़ेह होता है कि आप हज़रत इमाम हुसैन की तकलीफ़ और दिक के बारे में भी सोच कर भी बेचैन हो जाया करते थे। तो जनाब ये कह लें कि ख़ास अहमियत और ख़ास मोहब्बत थी नवासे रसूल की हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ। और अल्लाह पाक हमें भी जनाब सही मायनों में उन अजीम हस्तियों की मोहब्बत नसीब फरमाए और इसी तरह हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते जाएं। तो आज बड़ा ही खूबसूरत और मुबारक दिन है और इस दिन की अपनी ही एक फ़जीलत होती है, अपनी एक अहमियत होती है जो हर महीने और हर हफ्ते हम आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो आज के दिन की मुनासबत से भी बात करेंगे अपने जो है सीरत नबी के जो टॉपिक है उसके अंदर सेगमेंट है हमारा लाहौर की दुनिया और जिसमें शहरियों के मसाइल के हवाले से हम बात करते हैं। नाज़रीन, अवाम की परेशानियां हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। रमज़ान मुबारक की आमद है और पूरी दुनिया में तमाम ममालिक में इस माह में मुसलमानों के लिए हर तरह का रिलीफ मुहैया किया जाता है। और उसमें अशिया की ख़रीदारी की बात की जाए या काम करने के औकात कार हों, मुसलमानों को हर तरह से सहूलतें दी जाती हैं ताकि वो अपना मुबारक महीना भरपूर अंदाज में गुजारे और अपनी इबादत का सिलसिला बग़ैर किसी खलल के जारी व सारी रख सकें। ये तो हो गई दीगर ममालिक की बात, लेकिन अगर हमारे प्यारे मुल्क की बात कर ली जाए जो कि इस्लाम की बुनियाद पर ही मारज़ वजूद में आया, जहाँ की सूरत हाल इसके बिल्कुल बरअक्स है। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि जो दीगर ममालिक करते हैं हम अपने मुल्क में मुसलमानों के लिए उससे बेहतर इंतज़ामात करें, सहूलियात उन्हें दें। लेकिन महंगाई के हाथों पिसे अवाम के लिए हर दफ़ा रिलीफ की सूरत में सस्ते बाज़ार लगाए जाते हैं जिन्हें रमज़ान बाज़ार कहा जाता है, जहाँ उन्हें मार्केट से रियायती नरखों पर अशिया ज़रूरिया दस्तयाब होती हैं। लेकिन इस मरतबा मुल्क में जारी मुआशी बहरान के पेश नज़र अवाम को रिलीफ की सूरत में ये ठंडी हवा का झोंका भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि निगरान हुकूमती कैबिनेट कमेटी ने लाहौर समेत सूबे भर में सस्ते रमज़ान बाज़ार लगाने से साफ साफ इनकार कर दिया है। और उसके बजाय ही कैबिनेट कमेटी ने 5 लाख मुस्तहिक घरानों को 4000% देने का भी फैसला किया है। 9 अरब के रिलीफ पैकेज में से सिर्फ 2 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। निगरान वज़ीर आला काबीना मुशावरती इजलास में बाकायदा मंजूरी देंगे इस हवाले से, और ऐसा पिछले 18 साल में पहली मरतबा होगा
कि रमज़ान बाज़ार इस रमज़ान में नहीं लगाए जाएंगे, तो क्यों नहीं लगाए जाएंगे, क्या वजह सामने आ रही है, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, टेलीफोन लाइन पर हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है इमरान अकबर है। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। इमरान, 18 साल में पहली मरतबा हो रहा है कि रमज़ान आ रहा है और रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए जा रहे हैं, क्या वजह है कि इस दफ़ा रमज़ान बाज़ार नहीं लग रहे? मुनीबा, बहुत शुक्रिया आपका। इस हवाले से ये देखा गया है कि आपने पूरी बात बता दी है और इस वाले से जो 11 अरब रुपए की डिमांड की गई थी महकमा खजाना की तरफ और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स की तरफ से सस्ते रमजान गुजारों को लगाने के लिए कैबिनेट कमेटी से, और कैबिनेट कमेटी को बाकायदा समरी बुझाई गई थी जिसमें 3 तजावीज़ दी गई थी और 3 तजावीज़ में से ये तजावीज़ जो है उसमें काम किया गया कि 5 लाख जो मुस्तहिक घराने हैं जो बेंज इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत पहले ही जो है पैसे ले रहे हैं उनको उनके अकाउंट्स में जो है वो फी का घराना 4,000 रुपये दिया जाएगा और साथ जो है आटा जो है फी थैला जो है फी घराना वो फराहम किया जाएगा। और उसके लिए कल ऐलान भी कर दिया गया है कि जो ट्रक्स हैं उनके पॉइंट्स बना दिए जाए और वहाँ पे मुझसे घराना को या रमजान माह से। तो इमरान, ये आटे पे सिर्फ सब्सिडी दे रहे हैं, बाकी रिलीफ नहीं दे रहे हैं, तो क्या हमने सिर्फ सहरी और अफ्तारी में सिर्फ आटे से ही काम चलाना है, सिर्फ रोटी खानी है, बाकी चीजें नहीं खानी? मुनीबा, इसी तरफ आ रहा हूँ मैं। अब मुझसे घराने जो है उनको 4,000 रुपये में, तो पहले तो बात यह है कि महंगाई इतनी होगी, 4,000 में आएगा कुछ नहीं। और दूसरा ये है कि जो सफेद पोश तबका है जो रमजान बाजार में जाता है जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं, सब लोग हैं, वो भी वहाँ पे आके शॉपिंग करते हैं, तो वो इस दफा पिस गया है। महंगाई आगे इतनी ज्यादा सर चढ़ के बोल रही है जिसमें आटे और चीनी पर 5 अरब 50 करोड़ का रिलीफ पैकेज जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अखराजात जो है वो बर्दाश्त करेगी, जिससे रमजान आने में अभी 13 या 12 रोज रह गए हैं। अभी तक कोई इशारा नहीं मिला और इस वाले से अगर देखा जाए तो 31 रमजान लाहौर शहर में लगते हैं जिसके अखराजात के लिए 65 करोड़ की डिमांड की गई है। और इस वाले से दालें हैं, चीनी है और मुख्तलिफ सब्जियां हैं, अशय खुदनोश मार्केट कमेटी की तरफ से लगाई जाती हैं। मगर इस साल जो है रमजान बाजार जो है वो नहीं सजाए जाएंगे, वो फाल नहीं किए जाएंगे। कहा यह जा रहा है कि जो निगरान गवर्नमेंट है वो कह रही है कि पैसे कहाँ से दें, पैसे नहीं है, और 9 अरब रुपए की खती रकम जो है सब्सिडाइज चीजों पे लगाई जाती है, जिसमें से टोटल 11 अरब है, 11 अरब 65 करोड़ है, जिसमें 2 अरब 65 करोड़ जो है वो बाजारों की लगाने में लगाया जाता है, यानी कि जो शामियाने हैं उनको सजाने में लगाया जाता है और उसके बाद जो है 9 अरब की रिलीफ पैकेज दिया जाता है। मगर निगरान गवर्नमेंट कह रही है कि इस साल हम नहीं लगाएंगे, अगले साल जो भी हुकूमत आएगी वो खुद फैसला करेगी, मगर इस साल हम पैसे बिल्कुल फराहम नहीं करेंगे। और इस वाले से जो मुस्तहिक घराने हैं सिर्फ उनको रिलीफ दिया जाएगा और उन्हीं के अकाउंट्स में पैसे जाएंगे ताकि वो अपनी खरीदारी कर सकें। ये 18 साल पहले रमजान बाजारों का सिलसिला शुरू किया गया और 2023 में अब 18 साल बाद जो है वो रमजान बाजार नहीं लगाए जा रहे। और इस बारे से देखा जाए तो रमजान बाजारों में हर तरह की अशिया होती हैं, जिसमें मुर्गी का गोश्त भी होता है, बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, और इसके साथ साथ तमाम जो चीजें हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स लगते हैं और एक माहौल बनाया जाता है। वहाँ पे लोग आते हैं, वहाँ पे तमाम जो घर की जो चीजें हैं वो खातीन भी आती हैं, मर्द भी आते हैं, वो लेकर जाते हैं। मगर इस हवाले से इस साल जो है रमजान बाजारों का जो है उनको फाल करने के लिए साफ कैबिनेट कमेटी की तरफ से इनकार किया गया है और अभी जो फैसला है वो निगरान वज़ीर पंजाब जो है वो करेंगे। मगर इस वाले अभी खत्मी फैसला नहीं आया है इमरान के, अभी खत्मी फैसला आ गया है कि बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा इसके ऊपर? देखिए मुनीबा, जब रमजान बाजार लगते हैं तो कम से कम 15 दिन पहले तैयारी शुरू कर दी जाती है ताकि उनको लगाने के लिए एक तरीका कार है। वो ये थोड़ी है कि अभी आप कहेंगे तो कल लग जाएंगे। उनके लिए बाकायदा सारे महकमे हरकत में आते हैं। 13 से 14 महकमे हैं जो इस मामले में
हरकत में आती हैं, जिसमें ज़राई इंतज़ामिया है, कारपोरेशन है, मार्केट कमेटी है, उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, बड़ी मंडी के ताजर हैं जिनसे दालें खरीदी जाती हैं, फैसलाबाद से दालें मंगवाई जाती हैं। तमाम तर जो चीज़ें हैं वो स्टॉल्स होल्डर हैं जिनको बुक किया जाता है, जिनकी एक बाकायदा फहरिस्त बनती है। उसके बाद तमाम जो लोग हैं जो ये चीज इनका कारोबार करते हैं उनको बुलाया जाता है, उनको बताया जाता है कि सार्फिन के साथ किस तरह से पेश आना है। तमाम महकमों की ड्यूटीज लगती हैं, इसके ऊपर मीटिंग्स होती हैं। एक भी मीटिंग नहीं अभी तक हुई और अभी 13 दिन रह गए हैं और अभी तक फैसला नहीं हो सका। मगर फैसला ये हुआ है कल जो इजलास हुआ है उसमें सिर्फ आटे के बारे में कहा गया है कि आटा जो है मुख्तलिफ टचिंग पॉइंट्स पर लगाकर लोगों में तकसीम किया जाए। और इससे साफ जाहिर होता है कि सिर्फ क्योंकि रमजान में आटा भी आता था जिसको बेचा जाता था, मगर अब तो सिर्फ फ्री टचिंग पॉइंट पर लगा कर भेजा जाएगा। और इसमें अभी तक जो है वो कोई भी किसी तरफ से भी इशारा तक भी नहीं आया कि रमजान बाजारों के हवाले से बातचीत जारी है और इसको लगाया जाएगा। मतलब कोई चांसेस भी नहीं आपको नजर आ रहे? मामला कटाई में बढ़ गया है और मामला कटाई में पड़ने के बाद जो है अब चूंकि डे बहुत कम है ना, अब 12-13 दिन रह गए हैं जिसमें 2 इतवारें भी आ रही हैं। और जो एक फैसला होता है कैबिनेट कमेटी जो निगरान कैबिनेट कमेटी है जिसमें वजीर जो है वो अपना बाकायदा तौर पर डिसीजन लेते हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो 313 बाजार हैं जो पूरे पंजाब में लगाए जाने थे, जिसमें लाहौर पहले नंबर पे था, जिसमें 31 बाजार लगाए जाने थे। मुख्तलिफ इलाकों में बाजार लगाए जाते हैं और लोग शहरियों को बाकायदा तौर पर वहाँ पे रिलीफ फराहम किया जाता है। मगर ये पहली बार इस तरह हुआ है कि पहले भी निगरान गवर्नमेंट्स आई हैं तो ऐसा कोई फैसला देखने में नहीं आया। मगर फार्मूला जो है वो सेट किया गया है कि मुस्तहिक गिरानों को उनके जो कैश जो उनके अकाउंट्स हैं उसमें कैश फराहम किया जाएगा ताकि वो अपनी खरीदो फरोख्त कर सकें। और इस वाले से अभी तक तो कोई चीज सामने नहीं आ रही कि जिससे जो है वो रमजान लगने के चांस भी नजर आते हों। और मौजूदा सूरत हाल ये है कि शहरी जो है वो भी थोड़े से परेशान आए हैं, इब्हाम पैदा हो गया है। और जो है एहतजाम की कैफियत है कि इस साल रमजान बाजार क्यों नहीं लग रहे और शहरियों का सवाल, बल्कि इस दफा तो लगने ही चाहिए थे। जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है इस दफा तो रमजान बाजार लगा के लोगों को रिलीफ पहुंचाना चाहिए था। अच्छा, दूसरा इमरान, मैं ये कहना चाहूंगी कि 18 साल पहले ये जो इनिशिएटिव था रमजान बाजार लगाने का, ये शहबाज शरीफ ने ही लिया था अपनी उस वक्त, और अब वो वजीर आजम है पाकिस्तान के। बेशक पंजाब उनके पास अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन निगरान सेटअप है यहाँ पर, तो वो सब्सिडी जो दे रहे हैं उसको और ज्यादा बढ़ा कर तो रमजान बाजार लगाए नहीं जा सकते रिलीफ के लिए आवाम की? मुझे बस जहाँ तक मुझे याद पड़ता है ना, ये जनरल परवेज मुशर्रफ की गवर्नमेंट में ना सबसे पहला बाजार लगाया गया था शादमान में। अच्छा। जिसको इतवार बाजार कहा जाता था। ये गवर्नर पंजाब थे, उन्होंने ये तब इसका इनिशिएटिव दिया था। मगर उसको फिर बाद में जब रमजान आया तो जो अब के वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, उन्होंने ना इसका इनिशिएटिव लिया और उन्होंने रमजान बाजारों को भी जो है वो फाल करने के काम जारी कर दिए और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था। बिल्कुल, 18 साल तक बाकायदगी से इसको चलाते रहे हैं, वो टेक केयर करते रहे हैं। और इस पे ये सबसे बड़ी बात ये होती थी कि लोग 10 बजे रोजा यानी कि जाते थे बाजारों में, उनको एक ही जगह से जो है वो शॉपिंग करने को मिल जाती, चाहे लाइनों में भी लगना पड़ता था चीनी और आटे के लिए, और रिपोर्टिंग करते रहे। और जो एक जेन्युइन चीज है वो ये है कि लाइन में भी लगना पड़ता था मगर चीनी आटा मिल जाता था। कहीं पे जो मसला होता था वहाँ पे हम इंटीमेट करते थे, वहाँ पे सरकार हरकत में आती थी, वहाँ पे भी आटा फराहम हो जाता था। मगर इस साल जो है वो रमजान ना लगने की वजह से शहरियों को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि पहले ही ग्राम फरोशी बहुत है, इन्फ्लेशन रेट्स बहुत ज्यादा है और ग्राम फरोशी इससे भी दोगुनी 3 गुना नहीं बल्कि ज्यादा ऊपर चला गई है और इससे काफी ज्यादा शहरियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ेगा। अब देखना यह है कि शहरी जो है रमजान बाजार में किस तरह से जो है वो अपना वक्त गुजारते हैं, किस तरह से वो सामान की खरीदो फरोख्त करते हैं, सब्जियों फलों की मद में, चाहे हो चाहे मुर्गी के गोश्त में हो, चाहे
दालों में हो और चाहे आटे और चीनी में हो। देखते हैं कि किस तरीके से अब ये लेकर चलेंगे, मगर अभी तक जो है निगरान गवर्नमेंट ठीक है। इमरान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। सलमान गनी साहब सीनियर एनालिस्ट, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। सलमान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सलमान साहब, रमज़ान आने वाला है और जो एक रिलीफ पहुंचाया जाता था रमज़ान बाज़ार लगा के, इस दफ़ा 18 साल में पहली बार हो रहा है कि रमज़ान बाज़ार नहीं लगाए जा रहे हैं। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप? महंगाई तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। देखें, इस दफा तो वो इससे ज्यादा जरूरत थी कि रमजान बाजार लगाए जाते हैं, क्योंकि महंगाई के रुझान ने आम आदमी को परेशान कर रखा है। और इसमें मैं मिसाल देना चाहूंगा मगरिब की। देखिए, दुनिया के मगरबी ममालिक के अंदर रमजान मुबारक में खास तौर पे मुख्तलिफ स्टोर्स के अंदर रमजान मुबारक के मौका पे अशियाए जरूरियात की कीमतें कम कर दी जाती हैं, ताकि मुसलमानों को बहुत तरह की रिलीफ मुहैया कर सके रमजान में। तो यहाँ पर तो और ज्यादा जरूरत थी। मेरा ख्याल ये जो रवायत कायम थी, ये रवायत कायम रहनी चाहिए थी और इस हवाले से निगरान हुकूमत को जवाबदेह बनाना चाहिए। मतलब सलमान साहब, 18 साल में पहली दफा हो रहा है कि रमजान बाजार नहीं लग रहे हैं। देखें, मैं भी यही बात कह रहा हूँ कि ये एक रवायत थी कि हमेशा रमजान मुबारक में इस तरह के रमजान बाजार लगाकर आम आदमी को जो अशियाए जरूरियात की चीजें थी वो कम कीमत में दस्तयाब होती थी। और इस मरतबा तो ज्यादा जरूरत थी इसलिए कि महंगाई के तूफान ने लोगों की जिंदगी जीरन कर रखी हैं। और खास तौर पे एक नजरियाती ममलिकत के अंदर तो आम आदमी और खास तौर पे मुसलमानों को ज्यादा फैसिलिटीज मुहैया की जानी चाहिए थी। और इस सूरत हाल के अंदर जब महंगाई का एक बड़ा तूफान है, इसमें तो हुकूमत को अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए थी और रमजान बाजार लगना चाहिए था। और अगर नहीं लगा तो ये एक चैलेंज है और लम्हा फिक्री है पाकिस्तानी अवाम के लिए। लेकिन सलमान साहब, हमने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब हमेशा पंजाब की बात करते हैं, हुक्मरानी की है उन्होंने पंजाब के ऊपर, और अब वो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के। और ये जो इनिशिएटिव है ये भी गालिबन उन्होंने ही लिया था 18 साल पहले के बाकायदा तौर पर रमज़ान बाजार लगाए गए थे। और क्या अब आपको नहीं लगता कि अब उन्हें निगरान हुकूमत के साथ मिल के कोई गौर फिक्र करना चाहिए कि अब जब ज़्यादा अशद ज़रूरत है रमज़ान बाजार की, जब महंगाई जो है वो इतनी हो चुकी है कि 2 वक्त की रोटी खाना भी मुश्किल हो गया है। ठीक है, आटे पे सब्सिडी दी गई है, लेकिन क्या सिर्फ लोगों ने रमज़ान में सुबह सहरी और इफ्तारी में सिर्फ आटा ही खाना है क्या? देखिए, आपने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का जिक्र कर दिया, उनके इकदाम का भी जिक्र किया है। उन्होंने गरीब लोगों के लिए आटे की मुफ्त फराहमी का बंदोबस्त तो किया है, लेकिन आपने ये कहा कि वो निगरान हुकूमत के साथ मिलकर बंदोबस्त करे। मेरा ख्याल है वो निगरान हुकूमत से बात करें जी। और आपने दुरुस्त कहा कि पंजाब के अंदर माजी में वो आटे और अशियाए जरूरियात की अर्जा कीमत पे फराहमी के हवाले से इकदाम करते नजर आते थे। और पंजाब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पावर बेस कहलाता है, अगर इस सूरत हाल के अंदर आम आदमी को फैसिलिटीज मुहैया नहीं की जाएंगी तो जवाबदेह निगरान हुकूमत को नहीं बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को होना पड़ेगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को फौरी तौर पर इस बात का नोटिस लेना चाहिए और निगरान हुकूमत को मजबूर करना चाहिए। देखें, और जहाँ पर अरबों खरबों के अखराजात होते हैं, इंतजामी अखराजात होते हैं, अगर एक करोड़ों की लागत से ये लोगों को रिलीफ मुहैया कर दी जाएगी तो इसका सवाब भी मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही है। गौर फिक्र करना चाहिए जनाब वफाकी हुकूमत को मिलके निगरान हुकूमत के साथ। सलमान गनी साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर तजियाकार है। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आपने हमें वक्त दिया। अच्छा इमरान साहब, आपने पूरी बात सुनी है, उनका भी यही कहना है, एनालिसिस है कि वफाकी हुकूमत को ख़ास करके वज़ीर आज़म को गौर फिक्र करना चाहिए निगरान हुकूमत के साथ मिल के। तो लास्ट पे क्या कहेंगे, मतलब कोई चांसेस अभी भी नज़र आते हैं या बिल्कुल भी नहीं है चांसेस अब तो? देखिए मुजीबा, आपके सामने PSL हुआ, वहाँ पे निगरान वज़ीर आला पंजाब बिल्कुल दो बदू हुए। जो PCB के चेयरमैन हैं नजर शेट्टी साहब, उनको पैसे देने से इनकार किया, फिर एंड पे मान गए और कुछ पैसे फराहम कर दिए। लेकिन निगोशिएशन के बाद मामला तो तय पा गए ना उसके भी। अच्छा, वो मामला तय पा गए। हाँ। फिर उसके बाद अब जश्न बहारा हो रहा है। तो ये तो नहीं कि सब जश्न बहारा जो है वो
वो हजरात कर रहे हैं कि जो इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, इसमें सरकारी महकमों के भी पैसे लग रहे हैं और जो बताए नहीं जा रहे, मगर मकसद ये कहने का है कि अगर रमजान बाजार लगा दिए जाते हैं तो उसमें काफी लोग जो शहर के, जो लाहौर शहर की 2 करोड़ की आबादी है, उसको उनमें अगर आप क्या ख्याल है कि अगर एक रमजान बाजार लगाया जाता है तो उसमें सिर्फ 1000 बंदा आता है? नहीं। इसका अगर आप सूरत हाल देखें सुबह से लेकर शाम तक, तो जो अपने पाँव पे चल कर आते हैं कम से कम हजारों में एक रमजान बाजार में लोग आते हैं, और शाम को 31 रमजान बाजारों में जब देखा जाता है तो कम से कम 15 से 20 लाख लोग वहां से फायदा उठाते हैं। और वहां पर छोटे क्या, बड़े क्या, बुजुर्ग क्या, खातीन क्या, बच्चे क्या, सब लोग वहां पे शॉपिंग करने आते हैं। और इसका जो फायदा है बाकायदा तौर पर तमाम लोगों को हर तरह से होता है, किसी न किसी तरीके से रिलीफ मिलता लाजमी है। और अगर मुस्तहिक घरानों की बात करेंगे तो मुस्तहिक घरानों में तो जो लोग हैं उनको 4000 रुपया फी का साथ देंगे, तो उससे मैं नहीं समझता कि कोई इतना ज्यादा फायदा होगा। 4000 रुपये में कुछ नहीं आता। और अगर कोई पैकेज अगर आपने देना है तो हैंडसम पैकेज होना चाहिए था। तो अगर पैसों की को बचाया जा रहा है, कफायशारी की जा रही है, और अगर कहा जा रहा है कि निगरान गवर्नमेंट है, तो निगरान गवर्नमेंट को फजूल खर्ची थोड़ी करने लगी है। ये तो रमजान आ रहा है, ये तो बुनियादी सहूलत है। तो हाँ, तो ये तो लोगों को बुनियादी सहूलत फराहम की जा रही है। अब तो वज़ीर आज़म को खुद इस बात पर नोटिस लेना चाहिए, जिस तरह सलमान खान साहब बता रहे थे कि फौरी तौर पर निगरान गवर्नमेंट को अहकाम दें कि रमजान बाजार लगाकर लोगों को रिलीफ दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया जाए, ताकि शहरी जो है वो कुछ ना कुछ तो इस महंगाई के दौर में ले सके। मगर इस बार मैं आपको पहले बता रहा हूँ, चीखें निकलेंगी लोगों की, वो इसलिए कि पहले ही निकल रही हैं, मगर रमजान में लोग चूंकि बाकायदा शॉपिंग करते हैं, बाकायदा लोग अपने घरों में जो है इफ्तार और सहर के लिए सामान खरीदते हैं, तो उसके लिए इस दफा जो है लोगों की चीखें निकलेंगी। और दुकानदारों ने पहले ही जो है वो छुट्टियां तेज की हुई हैं और उन्होंने स्टॉक कर ली है, हर तरह की चीजें स्टॉक कर ली हैं। और सिर्फ अब ना रमजान के लिए, उससे पहले हर बंदा जो है जहीरा अंदोजी कर रहा है, अपने अपने गोदाम जो है वो बढ़ रहा है। और इस वजह से आपने देखा नहीं है कि कोई भी छापा छुपा नजर नहीं आ रहा, कोई क्रैकडाउन नजर नहीं आ रहा हुकूमत की तरफ से। पता नहीं क्या हुआ है, समझ से बाहर खामोशी छाई हुई है। और इसी वजह से ये क्रैकडाउन, देखिए क्रैकडाउन होने चाहिए थे, जहीरा अंदोजी ना हो और लोग जो है उनको रिलीफ पैकेज मिल सके। आप देखें हम तो यही चाहते हैं इमरान के वज़ीर आज़म साहब शहबाज शरीफ जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था 18 साल पहले, वो इस चीज़ के ऊपर नोटिस लें कि पंजाब में इस बार खास करके क्यों नहीं रमज़ान बाजार लगाए जा रहे हैं और उसके ऊपर कोई गौर फिक्र किया जाए, क्योंकि ये प्योरली सिर्फ और सिर्फ गरीब के लिए रिलीफ पैकेज होता था कि वो वहाँ पर जाके शॉपिंग करता था और अपना जो रमज़ान है उसको अच्छे तरीके से भरपूर अंदाज से गुजारता था। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे, अपडेट करे थे। इमरान आपका बेहद शुक्रिया। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। हुजूर मेरी तो सारी बाहर आप से है, मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आप से है, हुजूर मेरी तो हस्ती ही क्या है, मेरे गरीब नवाज, मेरी तो हस्ती ही क्या गरीब नवाज, जो मिल रहा
से है मैं बेकरार हूँ, मेरा करार आप से है। क्या बात है जनाब, क्या बात है, माशाल्लाह सुभान अल्लाह। सना खान मुस्तफ़ा एहसन अब्बास ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाह सराई की है। और जनाब सेगमेंट है हमारा सीरत नबी, जिसमें हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में मुख्तलिफ समाजी और मौशरती मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मारूफ सीरत स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। तो जनाब इस्लाम ने ना ख़वातीन को समाजी, कानूनी, मुआशी और सियासी तनाजुर में तमाम बुनियादी हकूक़ अता किए हैं और उनमें ज़िंदगी का हक़, इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़, बाप, शौहर और बेटी की तरफ से मुकम्मल कफ़ालत, तालीम, कारोबार या फिर माल कमाने के इख्तियार, जायदाद रखने, विरासत, रज़ामंदी से शादी, मेहर नाचाकी की सूरत में खुला, शौहर से अलहदगी की सूरत में बच्चों के अखराजात, बेवा के लिए दूसरी शादी या फिर आज़ादी राय का इजहार, इबादात और समाजी सरगर्मियों में शमूलियत जैसे हकूक़ शामिल हैं। गुज़श्ता तहज़ीबों और मज़ाहिब में हक़ विरासत के हवाले से मुख्तलिफ़ रवैये या फिर तरीक़े राइज थे। कहीं इंतकाल कर जाने वाले का माल रियासत की मलकियत समझा जाता था तो किसी ने उसे ख़ानदान की मुश्तरका जायदाद करार दे दिया। उसके बरक्स इस्लाम ने मर्द और औरत दोनों को विरासत पर हक़ तस्लीम करते हुए औरत को भी मुख्तलिफ़ हैसियतों में मनकूला और गैर मनकूला अम्वाल और जायदाद में हिस्सेदार ठहराया है। पाकिस्तान में ख़वातीन को विरासत का हक़ ना मिलना एक बहुत ही बड़ा मसला और आम मसला है। कभी इमोशनल ब्लैकमेल किया जाता है हमें, तो कभी भाइयों से हिस्सा मांग लें, तो कभी ये कहा जाता है कि बहन ने अगर हिस्सा ले लिया तो उसका वालिदैन के घर से कोई रिश्ता नाता नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा सारे रिश्ते। तो इस समाजी प्रेशर की वजह से अगर ख़वातीन अपना हिस्सा ही नहीं मांगती हैं और बिन मांगे उन्हें विरासत में हिस्सा भी नहीं दिया जाता है, तो कुरान और हदीस की रोशनी में वालिदैन को अपनी बेटियों की विरासत के हवाले से क्या हुक्म दिया गया है, बाप की विरासत में बेटी का हक़ कैसे और कितना आता है, और बेटी को हक़ से महरूम रखना कितना बड़ा गुनाह है। ऐसे और भी बहुत से अहम सवालात हैं जिस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा हमारे साथ इन कॉन्वर्जेशन होंगे। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। एहसन आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब वुमेंस डे अभी गुजरा है और उसके ऊपर सबका ये मुतालबा होता है कि हम अपने हक़ के बारे में बात करते हैं और औरतों के हकूक़ के हवाले से हमने बात करनी है। तो आज भी हम औरतों के हकूक़ के हवाले से बात करेंगे कि कुरान और हदीस की रोशनी में हमें क्या क्या हकूक़ मिलते हैं, खास करके विरासत में जिसको ज़ब्त कर लिया जाता है। मैं तो यही कहूँगी। बिस्मिल्लाह रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया। एक मरतबा फिर एक ऐसा बहुत ही सुलगता हुआ मौजू जिसके ऊपर मुआशरे में शायद वो उन चंद मौजूआत में से है जिनके बारे में एक उमूमी तौर पे तासुर ये पाया जाता है कि को बहुत ज़्यादा काबिल ज़िक्र मौजू नहीं है। हालांकि इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि कुरान हकीम के अंदर अल्लाह ताला ने ज़कात और नमाज के लिए कितना तफसील से और कितना तसलसल के साथ हुक्म किया है, लेकिन इसके बावजूद सूरत हाल ये है कि कुरान हकीम बराह रास्त नमाज की अदायगी के हवाले से उस तरह उसको कैसे अदा करना है, कितनी रकतें हैं, रकतों की तकसीम क्या होगी, निज़ामुल औक़ात क्या होंगे, इसके बारे में कोई बहुत ज़्यादा सराहत और वजाहत के साथ हुक्म नहीं देता। उसके लिए हमें रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाकीज़ा तरीक़े, आपकी सुन्नत, आपकी अहादीस से रोशनी लेना पड़ती है। लेकिन विरासत अल्लाह के नज़दीक इतना अहम हिस्सा है समाजी ज़िंदगी का, मुआशरती ज़िंदगी का और आइली ज़िंदगी का कि अल्लाह बराह रास्त कुरान पाक के अंदर इसकी जुज़ियात तक पर गुफ्तगू करता हुआ हमें नज़र आता है। तो इससे एक तो हमें ये ख़बर पहुँचनी चाहिए कि अल्लाह के नज़दीक, क्योंकि ये समाज से जुड़ा हुआ, इंसानी ज़िंदगियों के साथ बराह रास्त जुड़ा हुआ और आइंदा आने वाली नस्लों के अंदर मोहब्बत या दूरी का ज़रिया बनने का जो अपने अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, ये वो इशू है। इसलिए अल्लाह ने इसको इतनी तफसील के साथ कुरान हकीम के अंदर इसको बयान किया। और वुमेन डे के हवाले से बात हो रही थी, यकीनन पूरी दुनिया के अंदर इस दिन की अपनी एक अहमियत तो यकीनन है कि इसके हवाले से लोगों की आम दिनों की रूटीन से ज़रा हट के एक तवज्जो जाती है एक इशू के ऊपर कि सोसाइटी के अंदर ख़वातीन जो इस सोसाइटी का
बहुत नुमायाँ और अहम तरीन हिस्सा हैं। उनके हुकूक के हवाले से लोगों की तवज्जो जाए, उनके हुकूक की अदायगी के हवाले से आगाही पहुँचे लोगों तक, और फिर आगाही से एक दर्जा आगे जाते हुए वो हुकूक उन्हें दिए जाएँ। और यकीनन इसी बुनियाद पर दुनिया भर के अंदर ख़वातीन जो हैं वो अपने हुकूक के लिए आवाज़ भी उठाती हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो हुकूक का बेहतरीन और जामे पैकेज दीन इस्लाम ने औरत को अता किया है वो शायद दुनिया की किसी और निज़ाम में मौजूद नहीं है। सो अगर हमारे मुआशरे में बिलखुसूस और दुनिया भर में बिलुमूम अगर ख़वातीन वो हुकूक जो इस्लाम ने ख़वातीन को अता किए हैं अगर उनके लिए आवाज़ बुलंद की जाए तो मुआशरे के अंदर ये जो हुकूक देने वाला तबका है उनके लिए फ़रार का रास्ता मुश्किल हो जाएगा। सो नतीजतन हम ये समझते हैं कि दीन इस्लाम एक ऐसा खूबसूरत निज़ाम हयात है, इसके अंदर जहाँ बहुत सारी और बातें जिनके ऊपर दीन इस्लाम हमें रहनुमाई अता करता है, बहुत सारे और हुकूक जिसको आपने अभी अपने सरनामा कलाम में इंट्रोडक्शन में ख़वातीन के हवाले से बयान किया, वहीं पर विरासत के हवाले से बड़ी तफसील के साथ बात करता हुआ दीन इस्लाम नज़र आता है। और उससे एक दर्जा आगे बढ़ के उसके अंदर ख़वातीन का जो हिस्सा है, ख़वातीन का जो पोर्शन है उसके हवाले से तो और ज़्यादा तफसील के साथ हमें बात करता हुआ नज़र आता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए, ये जो बंदे का कमाया हुआ माल और फिर बंदे की दुनिया से जाने के बाद उसकी तकसीम जो है, ये इतना हसास मौजू है कि एक आदमी जो माल कमाता है, सबसे पहले तो दीन इस्लाम इनफरादी हैसियत में उसे उसका मालिक करार देता है। लेकिन जब एक बंदा अपने रब की बंदगी का ऐलान करना शुरू करता है, अपने आप को अल्लाह की अताअत में देने का ऐलान करता है, तो फिर वो किसी भी चीज़ की मलकियत का उस अंदाज में हकदार होता है जिस अंदाज में अल्लाह ने उसको वो हक अता कर रखा होता है। सो हम ये देखते हैं कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी से जो माल की तकसीम के हवाले से रोशनी, हिदायत और रहनुमाई हम तक पहुँचती है, उसमें कोई शख्स भी अपने माल के मुस्तकबिल के हवाले से 3 तरह के फ़ैसले कर सकता है। पहला इख्तियार जो दिया गया है उसे हिब्बा कहते हैं। हिब्बा जिसे हम हदिया भी कहते हैं, तोहफा भी कहते हैं, अता भी कहते हैं। ये इंसानी ज़िंदगी के अंदर एक आदमी को इख्तियार दिया गया है कि एक आदमी जब कायमी होशो हवास है, अपने मामलात में ज़िंदगी से भरपूर है, तवानाइयों से भरपूर है, वो अगर चाहे तो अपने माल में से कुछ हिस्सा अपने शौक़ और ज़ौक़ के मुताबिक किसी को भी दे सकता है। और ये हिस्सा लेने के लिए या ये हिस्सा किसी को तफवीज़ करने के लिए यानी तोहफ़ा हदिया देने के लिए उसका खूनी रिश्तेदार होना ज़रूरी नहीं है। एक आदमी मालिक है, वो अपनी चॉइस के साथ जिसे मुनासिब चाहे अपने माल का एक मुनासिब हिस्सा जो है वो किसी को भी दे सकता है, वो किसी एक शख्स को भी दे सकता है, किसी एक इदारे को भी दे सकता है। सो ये पहला इख्तियार है, जो पहली कैपेसिटी है। लेकिन तोहफ़ा देने के हवाले से 2-3 बुनियादी एहतियातें हैं। एक तो उलमा की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफ़िक है कि हदिया जो है वो भी 1/3 हिस्सा से ज़्यादा जो है वो ना दिया जाए, यानी 1/3 हिस्सा से ज़्यादा की जो का तोहफ़ा जो है उसके लिए ऐलान ना किया जाए, वो तोहफे के तौर पे ना दिया जाए। क्यों? इसलिए कि इसकी बुनियाद पर जो खूनी रिश्तों में विरासत के हकदार लोग मौजूद हैं, बेटों की शक्ल में, बेटियों की शक्ल में, बाकी जो एक आदमी के इर्द गिर्दो पेश के जो रिश्ते हैं उसकी बेवा की शक्ल में या उसके शौहर की शक्ल में, उनकी अख्तलफी होना शुरू हो जाती है। इसलिए दीन ने उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अभी वालिद जिंदा है, आप देखें कि बेटे और बेटी और बाकी रिश्तों के हुकूक की यानी किस दर्जे पर हिफाजत का एहतमाम करते हुए हमें ये दीन नज़र आता है कि आप अपना जो हिब्बा करना है, तोहफ़ा जो आपने देना है, अच्छा उसकी तो दूसरी बुनियादी शर्त और तकाजा या एहतियात है वो ये है कि हिब्बा सिर्फ अनाउंसमेंट नहीं है, वो आपको उसके हैंड ओवर करना होता है, यानी वो आप उसके हवाले कर देंगे। एक आदमी की 4 बिल्डिंग्स हैं और वो ये समझता है कि मेरे बच्चों में से एक बेटा ऐसा है कि जो मेरा बहुत ज़्यादा मेरे दिल के करीब है और वो चाहता है कि 3 बिल्डिंग्स तो बराबर तकसीम और उसमें से भी उसको हिस्सा मिले और एक बिल्डिंग पूरी की पूरी उसको दे दी जाए, तो वो उस सूरत में हिब्बा कर सकता है जब वो उसे अपनी ज़िंदगी में मुस्तकबिल के हवाले से कोई वादा ना करे बल्कि अपनी ज़िंदगी में उसके हैंड ओवर कर दे। तो ये एक दूसरी उसकी एहतियात मौजूद होती है। दूसरा दर्जा जो मुस्तकबिल में माल की तकसीम के हवाले से दीन जिस पे हमें रहनुमाई अता करता है वो बुनियादी पोर्शन जो है। अच्छा, और हिब्बा के बारे में एक और बहुत अहम बात यह है कि जब आप किसी को एक चीज़ गिफ्ट कर देते हैं, हिब्बा कर देते हैं, तोहफ़ा कर देते हैं, तो शरीयत इस्लामी में आप उसे वापस नहीं ले सकते, सिवाय इसके कि बाप अपने बेटे को जो देता है उसमें से वो चाहे तो वापस ले सकता है। उसका सबब सिर्फ ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस से हमें ये रोशनी मिलती है। हुजूर ने फरमाया कि जो तेरा माल है वो और जो तू खुद है वो दोनों तेरे बाप की मलकियत है। यानी वालिद को अल्लाह ने इस दर्जे का हक अता किया है कि वो अगर चाहे तो अपने बेटे को तोहफा दिया हुआ भी जो है वो वापस ले सकता है, उसके अलावा बाकी और किसी से किया हुआ तोहफा जो है वो वापस नहीं ले सकता। अब दूसरा दर्जा जो विरासत की तकसीम और विरासत की तफवीज़ के हवाले से है
वो है वसीयत का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें अता किया उसके अंदर एक शख्स को अपनी ज़िंदगी के अंदर वसीयत का हक भी दिया गया है। यानी एक आदमी अपनी ज़िंदगी में ही ये बात कह सकता है कि मैं अपना जो मेरा माल असबाब है, जो मेरा तरका है, तरके से मुराद एक आदमी की दुनिया को तर्क कर जाने के बाद जो चीज़ बचती है, जो असबाब बचते हैं, जो वसाइल बचते हैं, उसे तरका कहते हैं। ठीक है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि जो तरके के बारे में वसीयत है वो एक आदमी कर सकता है, ये भी उसको एक सहूलत हासिल है। हदिया कर सकता है, तोहफे के तौर पे अपनी ज़िंदगी में दे सकता है, मुस्तकबिल में अपने जाने के बाद उसके बारे में एक ऐलान कर सकता है। लेकिन इसमें भी एहतियात यही दरकार है दो बातों के ऊपर। एक तो वसीयत में अपने जो खूनी रिश्ते हैं उनके बारे में वसीयत नहीं कर सकता। अमूमी तौर पे मुआशरे में इसके हवाले से गलतफहमी पाई जाती है। खूनी रिश्तों से मुराद वो रिश्ते जो वारिस हैं आपके, जो शरई वारिस हैं, उनमें से किसी एक के बारे में आप वसीयत नहीं कर सकते, बल्कि आप इसके बारे में दीन ये कहता है कि आप अपनी टोटल मिल्क जो है उसमें से 1/3 हिस्सा के आप मालिक हैं। मैक्सिमम आप अपने कुल माल का 1/3 हिस्सा जो है उसकी वसीयत कर सकते हैं कि मेरे जाने के बाद, मेरी आंख बंद होने के बाद इसे किस तरह तकसीम किया जाए। अच्छा, इसके अंदर भी रसूलुल्लाह, ये हमें कहाँ से रोशनी मिलती है? रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हुज़ूर के बड़े जलील क़दर सहाबी हैं, हुज़ूर के बड़े महबूब मकबूल सहाबी हैं। फ़तह मक्का के वक्त आप इंतहाई शदीद बीमार हो गए और इस आलम में चले गए कि ज़िंदगी की उम्मीद कम हो गई, महदूद होना शुरू हो गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और सरकार से अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, मेरी एक बेटी है और उसकी शादी हो गई है या होने वाली है। अच्छा। और वो जहाँ जा रही है वहाँ उसके लिए माल असबाब की फरावानी है। मेरी और कोई औलाद नहीं, तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपनी ज़िंदगी में ही अपना सारा माल अल्लाह के रस्ते में खर्च कर जाऊँ, खैरात कर जाऊँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने इजाज़त तलब की, क्या मैं अपना सारा माल अल्लाह के रस्ते में दे दूँ? तो हुज़ूर ने फरमाया नहीं। कहा या रसूलुल्लाह, क्या मैं अपना 2/3 हिस्सा माल अल्लाह के रस्ते में खर्च कर दूँ? सरकार ने फरमाया नहीं। कहा मैं अपना आधा माल अल्लाह के रस्ते में यानी मरने से पहले ऐलान कर जाऊँ कि इसको मैं तकसीम कर जाऊँ? हुज़ूर ने फरमाया नहीं। फिर उन्होंने कहा मैं अगर 1/3 हिस्सा अपना माल जो है, 1/3 हिस्सा अगर अल्लाह के रस्ते में खर्च कर जाऊँ और बाकी मैं जो शरई वसीयत के मुताबिक तकसीम है उस पर उसको छोड़ दूँ तो ये ठीक है। हुज़ूर ने कहा ये भी ज़्यादा है, लेकिन ये तुम्हें हक हासिल है कि तुम 1/3 हिस्सा जो है उसकी वसीयत कर सकते हो। यानी वसीयत का मतलब ये कि तुम अपनी चॉइस से अपनी ज़िंदगी में बता सकते हो कि मेरे दुनिया से जाने के बाद इसको किस अंदाज में किसको किया जाना है। तो हालांकि हज़रत साद बिन अबी वक्कास उसके बाद लगभग 45 बरस उसके बाद जिंदा रहे। अच्छा। और फिर उसके बाद यानी आपकी ज़िंदगी अल्लाह ने आपको सेहत अता की और फिर आपने उसी हुजूर के फरमान के मुताबिक 1/3 हिस्सा की वसीयत फरमाई और बाकी जो है फिर शरई तकाज़ों के मुताबिक तकसीम हुआ। अब तीसरा दर्जा जो है, जो आपका तरका है, जो आदमी के मरने के बाद जो कुछ बचा है उसकी तकसीम का मामला है। दीन इस्लाम क्योंकि इंसानी फितरत की इंतहाई करीब निज़ाम हयात है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि माल जो है वो बहुत जल्द रिश्तों के दरमियान दरार का बायस बन जाता है, रिश्तों के दरमियान दूरी का ज़रिया बन जाता है। और बिलखुसूस माल की तकसीम और एक दर्जा आगे जाके गैर मुनसिफाना तकसीम तो आपस में बराह रास्त एक दुश्मनी का ज़रिया बन जाती है, ख़ानदान टूट जाया करते हैं। और वो रिश्ते जिन्हें मसलन एक बाप ने अपनी बहुत मोहब्बत और मेहनत के साथ अपने बच्चों को एक छत के नीचे एक दस्तरखान के ऊपर इकट्ठा किया होता है, जब माल की तकसीम का मामला आता है तो उनके दरमियान ऐसी वो एक दरार पैदा होना शुरू हो जाती है। इसलिए अल्लाह ने इसको इतनी सराहत और वजाहत के साथ पहले से बयान कर दिया ताकि लोग ज़हनी तौर पर पहले से तैयार हों। अब विरासत कैसे तकसीम होगी इसके बहुत बुनियादी उसूल, वैसे तो ये बहुत तफसील तलब उन्वान है, लेकिन 2-3 बहुत बुनियादी उसूल जो हैं वो मैं चाहूँगा कि हम अपने मुख्तसर से वक्त में अपने सामने और नाज़रीन से शेयर कर सकें। सबसे पहले तो जब एक शख्स इस दुनिया से चला जाता है तो उसकी जो कुल मिल्क है वो सारे का सारा तरका कहलाता है, यानी जो कुछ उसकी मलकियत में था, हत्ता कि उसके बदन पर मौजूद जो कपड़े हैं वो भी उसकी मलकियत में शामिल होगा। आज की ज़ुबान में और आज की राइज मुआशरत में ये जो उसका माल असबाब है, उसके जूते हैं, हत्ता कि उसके मोबाइल्स हैं, उसके जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं, ये सारी भी टोटलिटी में उसके तरके में शामिल होंगी। उमूमी तौर पे लोग ये समझते हैं कि शायद सिर्फ ज़मीन जो है, प्रॉपर्टी जो है वो ही तरके में शामिल होती है, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल होती हैं। बल्कि एक बड़े ज़ौक़ की बात अहले इल्म तो हमें ये बताते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर किताबों का ख़जाना छोड़ के जाता है तो वो भी तरके के तौर पे उसमें शुमार किया जाएगा और उसकी तकसीम की जाएगी। सो जैसे ही कोई शख्स इस दुनिया से जाता है तो उसका सारा छोड़ा हुआ मलकियत का माल जो उसकी मलकियत में था, जो उसके तसरुफ में था यानी इस्तेमाल में था, वो सारे का सारा विरासत तरके के तौर पे आ जाएगा। अब तरके की तकसीम का नाम विरासत है। तो उसका बुनियादी उसूल ये है, पहला तकाजा ये है कि
सबसे पहले उसकी तजहीज़ व तकफीन का एहतमाम किया जाएगा, जो उसका माल असबाब छोड़ा है उसमें से, ठीक है, यानी उसके माल में पहला हक उसकी तजहीज़ व तकफीन का है। उसके बाद जो माल बचेगा उसमें जो उसका कर्ज है वो अदा किया जाएगा। टोटलिटी में से कर्ज माइनस होगा और फिर एट द एंड क्या होगा, जो बच जाएगा उसमें से फिर उसके जो रिश्तों की तकसीम है उसके हिसाब से होगा। इस्लाम दुनिया भर के अंदर जो है वो इंसानों को गुलामी से आज़ादी जो है वो तो 1833 में बरतानिया ने दी और 1865 में जाके दुनिया की जो आज बहुत इंसानी हुकूक की आवाज़ें उठाने वाली तहजीबें हैं उन्होंने इंसानों को बराबरी के हुकूक देना शुरू किए। लेकिन इस्लाम ने तो लगभग आप समझते हैं 1500 साल पहले ये हुकूक मुतय्यन कर दिए और उसके अंदर सारों को उनकी यानी खूनी रिश्ते की निस्बत और ताल्लुक से हुकूक की तकसीम की, मलकियत तकसीम की, हत्ता के खवातीन का कुरान हकीम में ऐलान करते हुए उनका हक जो है वो मुख्तस किया। इंशाल्लाह हम अगले किसी एग्जैक्टली वही मैं कहती कि ये इसमें और भी कुछ सेगमेंट्स हैं जिनको हाईलाइट करने की ज़रूरत है, ख़ास करके खवातीन के हवाले से। तो नेक्स्ट जो वीक आएगा उसमें हम लोग ज़रूर इसके ऊपर एक और सेशन रखेंगे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, और ऐसा आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते एक और कलाम आपसे हम सुनना चाहेंगे। जी ज़रूर। मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम। ये ज़मीन और ये आसमां तेरे कब्ज़े में दोनों जहां, तेरे कब्ज़े में दोनों जहां, सब पे तू ही तो है मेहरबान। हम तेरे दर से जाए कहाँ, तुझसे फरियाद करते हैं हम, तुझसे फरियाद करते हैं हम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम, मेरे मौला करम हो करम। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और हमारे जो एक्सपर्ट मेहमान होते हैं उनसे उनका इलाज और एहतियात दरियाफ्त करते हैं। तो जनाब दीगर अमराज में कैंसर एक सबसे ख़तरनाक बीमारी है, लेकिन कैंसर का इलाज मुमकिन हो सकता है अगर उसकी बरवक्त तशख़ीस हो जाए। दीगर कैंसर की तरह आंतों का कैंसर भी बड़ी तादाद में लोगों के जान लेने का सबब बनता है। दुनिया भर में ब्रेस्ट कैंसर के बाद कोलोरेक्टल कैंसर दूसरा बड़ा सरतान करार दिया गया है कि हर साल लाखों अफराद इसी मोजी मर्ज का शिकार होकर इंतकाल कर जाते हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक कोलन कैंसर हर 20 में से एक फ़र्द को मुतासर करता है। यूरोप के सिर्फ एक मुल्क जर्मनी में हर साल 60,000 मरीज़ों में बड़ी आंत के कैंसर की तशख़ीस होती है, जिनमें 1/3 से ज़्यादा उसकी वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। और इसकी एक वजह बरवक्त तशख़ीस ना होना भी। और बड़ी आंत पर बात करना लोग वैसे भी बाइसे शर्म और नाखुशगवार मौजू समझते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हीं को उठाना पड़ता है। तो बड़ी आंत के कैंसर की ख़तरनाक किस्म के बारे में जितनी जल्दी मालूम हो जाए
उसका इलाज उतना ही आसान हो सकता है। और रिपोर्ट के मुताबिक मर्दों में फेफड़ों और प्रोस्टेट कैंसर के बाद बड़ी आंत का जो कैंसर है वो मौत की तीसरी बड़ी वजह बनता जा रहा है। ताहम ये कैंसर है क्या, इसके इलाज और एहतियात समेत दीगर मालूमात पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ इन स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा ज़ैदी साहब हैं, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र, बहुत ठीक ठाक। डॉक्टर साहब, कॉलन कैंसर या क्लोरेक्टल कैंसर जिसको कहा जाता है, ये एक्चुअली है क्या और किस तरह इसकी तशख़ीस की जा सकती है? सबसे पहले तो ये बताते चलें कि सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी की जानिब से एक सिंपल सा मैसेज है कि मार्च जो है वो महीना है कोलोरेक्टल कैंसर के अवेयरनेस का, जिसमें बड़ी आंत के कैंसर के अवेयरनेस के साथ की बारे में बात होगी, लोगों को आगाही दी जाएगी ताकि आम फहम लोग जो एक आम बंदा है उसको ये बात पहुंच जाए। बड़ी आंत का कैंसर की अलामात क्या हैं, किस तरह फैलता है या किस तरह होता है, उसमें सबसे बड़ी अलामत जो है वो अजाबत के दौरान या पॉटी के दौरान खाने में खून का आना। अच्छा। अक्सर हमारे जो मरीज़ हैं वो सबसे पहली जो कंप्लेन होती है, जो तशख़ीस के लिए आते हैं, वो यही आते हैं कि जी हमें इस तरह हो रहा है, और वो डॉक्टर के पास मुश्किल से पहुंचते हैं, पहले किसी हकीम के पास पहुंच जाते हैं और कहा ये जाता है कि जी आपको तो बवासीर होगी। और अक्सर हमने देखा है कि बहुत लोग जो हैं वो बड़ी आंत के कैंसर के साथ पहले वो बेचारे बवासीर का इलाज कराते रहे और वो मिसगाइड होते रहे, और जब वो फैल गया फिर हमारे पास आए, फिर आपको पता है अगर एक चीज़ फैल जाए तो उसकी इलाज डिफिकल्ट होता है। दूसरी जो अलामात हैं इसके अंदर, वो आंतों की हैबिट्स का, बाउल हैबिट्स का डिफरेंट हो जाना। अच्छा। यानी जो पॉटी की टाइमिंग्स हैं उनका डिफरेंट हो जाना, एब्डोमिनल पेन, वजन की कमी, बुखार का रहना या जिस्म पे गिल्टियाँ बन जाना, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो, या कुछ ऐसे मरीज होते हैं उनको कभी कुछ ज़िंदगी में पता नहीं चलता कि लेकिन फिर भी उनको जो है ना कोलन कैंसर होता है या होने के चांसेस हैं। यानी अमेरिकन सर्वे के मुताबिक हर 23 में से एक मर्द और हर 24 में से एक औरत, उनको रिस्क है एवरेज लाइफ टाइम कोलन कैंसर का। तो पहले 50 साल की उम्र थी जिस पे वो स्क्रीनिंग करते थे अमेरिका में, अब 45 साल कर दी है क्योंकि ज़्यादा कम उम्र के जो है ना कैंसर वाले मरीज सामने आना शुरू हो गए। इसमें जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो एक तो मौरूसी अमराज हैं, यानी लाइक अगर किसी को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव या सेकंड डिग्री रिलेटिव यानी माँ बाप या दादा दादी में से किसी को, चचा को, किसी को अगर कैंसर है, हिस्ट्री है अगर इसकी, तो उसमें आपका यू आर एट हाई रिस्क। तो फिर उसके फिर टेस्ट हैं जो अगर हम, अच्छा मजे की बात यह है कि इसमें बड़े आराम से इस चीज से बचा जा सकता है। अच्छा। इट्स ए प्रिवेंटेबल डिजीज। क्योंकि कैंसर की जब हम डॉक्टर साहब बात करते हैं ना तो लोग समझते हैं अच्छा कैंसर होगा, इसकी फिर लास्ट स्टेज होगी, फिर उसके बाद बचना भी मुश्किल है, इलाज भी मुमकिन नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ये एक सिंपल सा टेस्ट, या अगर किसी को कोई हाई रिस्क नहीं है, सपोज किसी को मरूजी मर्स नहीं है, आपके खानदान में नहीं है, तो एक पॉटी का टेस्ट सिंपल है जिसमें बाद औक़ात खून आंखों से नजर नहीं आता तो वो उसमें नजर आ जाता है। कुछ पॉटी के डीएनए के टेस्ट होते हैं जिसमें वो नजर आ जाते हैं। तो अगर वो आपको वहाँ पे नजर आ जाए तो आप फिर वो हर साल कराना चाहिए, यानी 45 साल के बाद आपको हर साल वो पॉटी का टेस्ट कम से कम जरूर कराना चाहिए। लेकिन अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं जिसमें वाकईन किसी को है आपके खानदान में, तो फिर आपको हर साल कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। बड़ी आंत की एक टेस्ट है जिसमें हम पॉटी के रास्ते बड़ी आंत को पूरा देख लेते हैं, और बड़ी आंत के अंदर अगर कोई पॉलिप्स हो या गिल्टियां हो तो वो बड़े आराम से निकाल दी जाती हैं इससे पहले कि वो कैंसर की शक्ल इख्तियार करें। ओके, मतलब वो सिर्फ उस टेस्ट के थ्रू और उस चीज़ के थ्रू आप देख लेते हैं। तो क्या अगर एक दफ़ा इसका इलाज मुमकिन है या इलाज कराने दोबारा भी हो सकता है क्या? जी देखें, ये इसलिए कहा गया कि जैसे कुछ लोग हैं जो हाई रिस्क हैं और उसके अंदर आप हर साल बड़ी आंत का कोलोनोस्कोपी का टेस्ट करते हैं, तो छोटी छोटी अगर पॉलिप्स बनते हैं या गिल्टियाँ बन रही हैं तो आप उनको बड़े आराम से निकाला जा सकता है। तो अगर आप उनको निकाल लें तो वो अगर दोबारा बनते हैं तो हर साल आप जब कोलोनोस्कोपी के लिए जाएंगे तो वो बड़े आराम से आप निकाल दिए जाएंगे। उनको निकाल देंगे तो आपका फैलने से पहले ही मामला हल हो जाएंगे, बजाय ये कि आप ऐसी सिचुएशन में जाएं
जब बड़ी आंत बंद हो चुकी हो, बड़ी आंत की दीवार में कैंसर जा चुका हो, गिल्टियों में कैंसर जा चुका हो, या जिगर और फेफड़े में कैंसर जा चुका हो, फिर तो बहुत लेट हो गया होता है ना। तो फिर ये इसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल है या फिर भी कहीं ना कहीं चांसेस होते हैं? देखो होता क्या है, अगर आपकी बड़ी आंत की दीवार इन्वॉल्व हो गई है, और यानी मसल इन्वॉल्व हो गया है और कुछ गिल्टियां हैं या गिल्टियां नहीं है, तो सर्जन क्या करता है, एक ऑपरेशन करता है जिसमें वो बड़ी आंत का हिस्सा निकाल देता है और बड़ी आंत के ऊपर पेट पे वो बैग लगा देता है, ठीक है। और फिर आपको ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, कैंसर के माहिर के पास जाना पड़ता है, जो रेडियोथेरेपी या कीमोथेरेपी से आपका इलाज करता है। हाँ। तो हमारा मैसेज यही है कि अगर आप 45 साल से ज्यादा हैं और हाई रिस्क ग्रुप हैं, तो भाई अपना पॉटी का टेस्ट करा लें या कोलोनोस्कोपी का टेस्ट करा लें और किसी मुस्तनिद डॉक्टर के पास जाएं। प्रॉब्लम ये है कि ये जो रक्षों के पीछे इश्तिहार, जो इस तरह के इश्तिहार चल रहे होते हैं, ये दवाखाना वो दवाखाना, एक दिन में बवासीर का इलाज, ये है ना, ये डिस्ट्रैक्शंस हैं। हाँ जी। देखो पूरी दुनिया में, अमेरिका में जैसे आपने बताया, अमेरिका में हर साल 1.5 लाख मरीजों को ये डिटेक्ट होता है और 50,000 हर साल वहां पे भी मर जाते हैं। आप सोचें कि अमेरिका जैसी जगह में जहां पे अगर ये डिटेक्ट हो रहे हैं और फिर भी वहां मर जाते हैं तो पाकिस्तान में क्या हाल होगा? पाकिस्तान में बहुत हाई रेट है। पाकिस्तान में डिस्ट्रैक्शंस की वजह से मरीज सही तरीके से नहीं है ना डॉक्टर के पास, पहुंच नहीं पाते डॉक्टर के पास। तो हमारा सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की जानिब से ये एक आम मैसेज है कि जिसमें हम तमाम लोगों को मार्च के महीने में बताते हैं कि भाई इस चीज का इलाज, प्रिवेंशन मौजूद है स्क्रीनिंग के तौर पर। अगर आप स्क्रीनिंग करवा रहे हैं तो आप इससे आराम से बच सकते हैं। अच्छा, दूसरा डॉक्टर आसिफ, कोई फिशर भी है, वो आंतों के अंदर कोई कट्स लग जाते हैं? बड़ी आंत में जब हम बड़ी आंत का आखिरी हिस्सा जिसको एनएस कहते हैं, वहाँ पे हेमरॉइड्स, फिशर्स, फिस्टुलाज, ये सारी चीजें वहाँ पे होती हैं। अच्छा। वो लेकिन हम स्टार्ट किस तरह करते हैं कि हम पर रेक्टल एग्जामिनेशन या बड़ी पखाने वाली जगह का मुआयना करते हैं और वहाँ पे ही देख लेते हैं कि अगर वहाँ पे कोई फिशर है, कब्ज के साथ में जोर लगाने से अगर कोई कट पड़ गया है तो फिर आप उसका इलाज करते हैं। हम फिशर का इलाज करते हैं। फिशर की निशानी क्या है कि पेशेंट आ रहा है, उसको पॉटी करते हुए दर्द हो रहा है या ब्लीडिंग हो रही है, तो फिर हम उसमें कुछ मसल रिलैक्सेंट देते हैं, जैसे GTN 2% ऑइंटमेंट है, कुछ इन्फेक्शंस की दवाइयाँ देते हैं, कोई पेन किलर देते हैं, कोई लैक्सेटिव्स देते हैं, पॉटी को नरम करने की दवाई देते हैं, इसबगोल देते हैं, फाइबर देते हैं, जिसके साथ में मामलात जो है वो ठीक हो जाते हैं, हील हो जाते हैं। लेकिन ये फिशर, ये हेमरॉइड्स, ये फिस्टुलाज, ये भी एक निशानी हो सकते हैं कॉलन की। तो आपने, अगर आपको हाई रिस्क ग्रुप हैं या आपको है, तो आपने एक दफा जरूर देखना है। पूरी दुनिया में जिसको कोलोनोस्कोपी नहीं कराते, वो कहते हैं कि छोटी एक बड़ी आंत का छोटा टेस्ट जिसको फ्लेक्स सिग्मोइडोस्कोपी कहते हैं, अच्छा, वो कर लें। अमेरिका, इंग्लैंड में तो वहीं पे क्लिनिक में एक एनेमा दे के तो वो फ्लेक्स सिग्मोइडोस्कोपी कर लेते हैं और पता चल जाता है कि वाकई अगर कोई चीज है तो अर्ली डिटेक्शन इज द की ऑफ प्रिवेंशन। नहीं तो ये स्क्रीनिंग की तरफ लोग जाते नहीं, अवेयरनेस की कमी है या महंगी है स्क्रीनिंग, ये इस वजह से? पाकिस्तान में देखो, अमेरिका, इंग्लैंड में तो ये एक प्रोग्राम का हिस्सा है, इंश्योरेंस का हिस्सा होता है। लेकिन ये कोलोनोस्कोपीज, ये एंडोस्कोपीज सरकारी अस्पतालों में ऑलमोस्ट फ्री हो रही हैं। अच्छा, ठीक है। तो अगर अवेयरनेस होगी और लोगों को पता होगा तो लोग जाके अपना खुद प्रिवेंशन करके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं, हमसे शेख ज़ैद में मिल सकते हैं, लाहौर जनरल हॉस्पिटल है, सर्विसेज हॉस्पिटल है, जिन्ना हॉस्पिटल है, बड़े लाइक लोग बैठे हुए हैं, मे हॉस्पिटल है, वहां जाके कह सकते हैं कि जी मुझे कोलोनोस्कोपी स्क्रीनिंग करानी है, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कर देते हैं कोलोनोस्कोपी। कुछ तैयारी करके जानी पड़ती है, कुछ दवाइयाँ होती है लैक्सेटिव ताकि बड़ी आंत की सफाई हो जाए। उसके बाद वो टाइम दे देते हैं और आपको 20 मिनट का टेस्ट होता है, वो करके भेज देते हैं विदाउट एनी कॉस्ट, बहुत सस्ते में, बहुत आराम से हो जाती है, कोई मसला नहीं। लेकिन मसला ये है ना कि अवेयरनेस नहीं है लोगों को, लोग हकीमों के पास चले जाते हैं, उसके बाद डॉक्टर के पास आते हैं तो वो लास्ट स्टेज पे अमूमन होते हैं और वो इतना मुश्किल होता है कि वो इम्पॉसिबल हो रहा होता है कि उनका इलाज किस तरह किया जाए, कहाँ से शुरू किया जाए और कहाँ ख़त्म किया जाए, ये चीज़ हो रही होती है। और ये बहुत ज़्यादा लोग घबरा जाते हैं जब उनको पता चलता है। इट्स अ ब्रेकिंग न्यूज़ कि अगर आपको किसी को फैमिली में पता चले या किसी को पेनल्टी आ जाए कि जी ये तो हो गया अब, तो हमारा, मैंने जैसे पहले कहा है कई दफ़ा कि हमें पहले देखना है कि हम 45 साल के अगर हो चुके हैं तो आगे कोलोन कैंसर की स्क्रीनिंग कराएं,
बड़ी आंत के पकाने का टेस्ट करवाएं, और अगर है तो भाई अपना पहले पकड़ें उसको, बजाय ये कि वो बढ़ जाए तो फिर पता चले। लेकिन अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में नहीं है डॉक्टर साहब, तो वो भी क्या हाई रिस्क पे हो सकते हैं? एवरेज है तो वो पकाने का टेस्ट हर साल करा ले, जरूरी नहीं है कि वो हर साल कोलोनोस्कोपी कराए। अगर वो एवरेज रिस्क पे है तो सिर्फ पॉटी का टेस्ट, FIT टेस्ट होता है, इम्यून हिस्टोलॉजी टेस्ट होता है, अच्छा, इम्यून केमिस्ट्री का टेस्ट होता है, जो बड़े आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इसकी एहतियात फिर क्या है, मतलब कि इससे बचा कैसे जा सकता है? अगर हमारी फैमिली में है तो फिर हमने किस तरह बचना है? फैमिली में है तो आप नहीं बच सकते, आप रिस्क पे, हाई रिस्क पे हैं, तो आपने कोलोनोस्कोपी करानी है, फिर तो करानी है। और अगर उसमें पॉलिप आपको मिल जाता है, कोई ऐसी चीज निकलती है, तो आप अर्ली उसको निकलवा दें। अच्छा, ये इस तरीके से बचा जा सकता है। मतलब अगर आप वैसे खुद से नहीं बच सकते कि मैं कुछ खा लूंगा, मतलब या वो कुछ होता है ना कि एहतियात है कि एहतियात में ये है कि कब्ज ना होने दें। कुछ ऐसी दवाइयां जैसे लोप्रिन है, अगर आप खा रहे हैं तो उससे प्रिवेंशन है। फ्रेश फ्रूट, सब्जियां, वो अच्छे हैं आपके लिए, फाइबर ज्यादा हो, एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके जिस्म के लिए हर जगह के लिए जरूरी हैं, वो आप यानी फैटी फूड ना खाएं, चिकनाई ना खाएं, और ज्यादा से ज्यादा फल और वेजिटेबल्स खाएं, तो उससे आप बच सकते हैं कदर। मतलब ठीक है, अपनी डाइट का खास करके ख्याल रखें, और जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम लोगों ने अपनाया उससे भी थोड़ा सा अवॉइड करें। वर्जिश, एक्सरसाइज बड़ा जरूरी है, वो भी ज़रूरी है। लेकिन जो 45 से अबव जो लोग हैं खास करके, उनको अपनी स्क्रीनिंग लाजमी कराने की ज़रूरत है। और अगर आपकी फैमिली में ये चीज़ रन कर रही है तो फिर तो आपके ऊपर मैं तो कहूँगी कि मोहर जब्त कर दी जाए कि आप लोगों ने लगानी है, स्क्रीनिंग आपने करानी है। तो ये पूरा महीना डॉक्टर साहब इसकी अवेयरनेस के लिए किया जा रहा है, और कैंपेन्स और की जाएंगी। हम इंशाल्लाह शेख ज़ायद में भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम करने लगे हैं, और डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, डिफरेंट फोरम्स पे कैंपेन्स चलती हैं। पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट जो होते हैं हमारे, उनको पढ़ाया जाता है, मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स को, नर्सेस को, आम आवाम को अवेयरनेस दी जाती है कि भाई अगर आपके पास कोई ऐसा मरीज आ जाए जिसको पॉटी के साथ ब्लड आ रहा है, अच्छा ठीक है, तो यू नीड टू डायरेक्ट दैट पेशेंट टू ए सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट, बजाय ये कि वो इधर उधर जाके उसको तसल्ली दे दी जाती है तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हो जाता है तो वो उसके पास नहीं जाता, फिर हमारे पास ही आता है। वो कहता है कि जी अब क्या करें, तो बहुत देर हो चुकी होती है जब तक अक्सर मरीजों के साथ। लेकिन इनका ट्रीटमेंट का क्या कितना टाइम पीरियड होता है, कितनी टाइम में इनका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाता है, या वो चलता रहता है? अगर तो वो स्प्रेड हो चुका है, हाँ ठीक है, तो प्रॉब्लम है, इलाज तो फिर भी मुमकिन है। यानी आई न्यू पर्सन जिनको बड़ी आंत निकाल दी गई, जिनकी आंत पेट में पानी पड़ गया था इसकी वजह से, अच्छा। लेकिन वो कीमोथेरेपी के साथ आज भी जिंदा हैं और इलाज करा रहे हैं प्रॉपर्ली। इलाज तो मुमकिन है, हाँ लेकिन आप उस इलाज तक ना पहुंचे। हम वी आर टॉकिंग अबाउट प्रिवेंशन ऑफ द डिजीज, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द ट्रीटमेंट राइट नाउ। तो क्योंकि देखो ट्रीटमेंट जो है इज कॉस्टली बिजनेस। ओके, हर बंदा जो ट्रीटमेंट की तरफ जाएगा, अगर पूरी आवाम हर बंदा ट्रीटमेंट कराना चाहे तो वो बहुत महंगा है जी। तो बचत ज्यादा आसान है और आम लोग बच सकते हैं उससे। हाँ जी, ऐसे ही है, मतलब अपने आप को ठीक कर लें, अपनी सेहत को प्रायोरिटाइज करें, तभी इन तमाम तर मूजी बीमारियों से हम बच सकते हैं। डॉक्टर सैयद आसिफ रज़ा ज़ैदी साहब हमारे साथ मौजूद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब हम बात कर रहे थे बड़ी आंत के कैंसर के हवाले से कि कितना ख़तरनाक कैंसर है और इससे किस तरह प्रिवेंट किया जा सकता है, और एहतियात लाजमी है इसके लिए। अब मुझे आपने इजाज़त देनी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।